नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास विशेषतः आधुनिक काल का जो राजस्थान है उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उसके जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और जो हमारी पिछली कक्षा थी, उस पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के राजनीतिक संगठनों से जुड़ी चर्चाएं की थी। हालांकि जो हमारी पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने जानने का प्रयास किया था कि आखिरकार वो कौन कौन से कारण है या वो कौन कौन से उत्प्रेरक तत्व है जिनकी वजह से राजस्थान में राजनीतिक संगठन या प्रजामंडल आंदोलन खड़े हुए हैं। दूसरी सामान्य भाषा में बात करें तो वे कौन कौन से कारण है जिन्होंने राजस्थान के अंतर्गत राजनीतिक चेतना या स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने का काम किया। और उसी दौरान हमने इन सारी चीजों पर हमने वार्तालाप करने का प्रयास किया था कि जैसे राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय संगठन है उनसे विशेष प्रकार का संपर्क हुआ, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से राजस्थान के नेताओं का संपर्क हुआ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव पड़ा, ब्रिटिशों की जो नीतियां हैं कहीं न कहीं राजस्थान उससे प्रभावित हो रहा था, और आर्य समाज, विवेकानंद जी का प्रभाव या क्रांतिकारी घटनाओं का प्रभाव, खूब सारे हमने ऐसे कारण देखे थे, खूब सारे ऐसे उत्प्रेरक तत्व देखे थे जिनसे हम ये सीख पाए हैं कि आखिरकार राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना बढ़ने के पीछे, विकसित होने के पीछे कौन कौन से कारण है। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान के अंदर जो स्थापित होने वाले राजनीतिक संगठन है उन राजनीतिक संगठनों की चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना देना चाहता हूं मैं कि जब हम गाइडों की ओर जाते हैं तो हमें कई सारे राजनीतिक संगठन दिखाई देते हैं। हम उनको गाइडों के अनुसार नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का सहारा लेते हुए राजस्थान के जो मुख्य रूप से जो 3 राजनीतिक संगठन है उन्हीं की चर्चा करेंगे। अन्य जो राजनीतिक संगठन है उनकी चर्चा हम तब करेंगे जब हम राजस्थान के अंदर प्रजामंडल और प्रजामंडल आंदोलनों की चर्चा करेंगे, तब उन संगठनों को साथ में पढ़ते जाएंगे। इस कक्षा में मुख्य रूप से हम 3 राजनीतिक संगठनों की चर्चा करेंगे जो आपके राजस्थान के मूल राजनीतिक संगठन जिन्हें हम कह सकते हैं। सबसे पहले जिस राजनीतिक संगठन की हम चर्चा करेंगे वह होगा आपके राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके उपरांत जो दूसरे हमारे यहाँ पर राजनीतिक संगठन होगा वह जो अखिल भारतीय, आपने इस संगठन का नाम जरूर सुना होगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की ही आपके एक प्रांतीय शाखा थी जिसे आप राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के नाम से जानते हैं। और इस प्रांतीय शाखा के उपरांत राजस्थान में कुछ क्षेत्रीय शाखाएं भी बड़ी हैं, उनकी हम यहाँ पर आपको चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में राजस्थान के एक सबसे चर्चित और हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक पूछे जाने वाला जो राजनीतिक संगठन है जिसको हम राजस्थान सेवा संघ के नाम से जानते हैं, उस संगठन की चर्चा करेंगे। और जब हम राजस्थान सेवा संघ को पढ़ेंगे तो उस दौरान राजस्थान सेवा संघ से जुड़े जितने भी समाचार पत्र हैं वे भी उनको साथ में पढ़ते जाएंगे ताकि कोई भी टॉपिक हमें बिखरा हुआ नजर नहीं आए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 3 जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3 जो महत्वपूर्ण आपके राजनीतिक संगठन है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके उपरांत राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद और उसकी क्षेत्रीय शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, और उसके उपरांत फिर हम राजस्थान सेवा संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस संगठन की हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे वह है विद्यार्थियों आपके राजपूताना मध्य भारत सभा। अब देखिए विद्यार्थियों, ये संगठन बनने से पहले इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, वो कौन कौन सी आपके परिस्थितियां रही है जिन्होंने इस संगठन को निर्माण या इस संगठन को निर्मित करने में सहयोग दिया है। जब आप राष्ट्रीय स्तर का हमारा इतिहास पढ़ते हैं, जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम हमें याद आता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रतिवर्ष आपके दिसंबर माह के आसपास आपके एक अधिवेशन होते थे, एक बैठक होती थी। ऐसी एक बैठक विद्यार्थियों आपके 1918 में हुई। 1918 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी बैठक आपके दिल्ली में हुई। और इस दिल्ली में होने वाले जो बैठक है उस बैठक की अध्यक्षता विद्यार्थियों आपके मदन मोहन मालवीय जी की। आप इस नाम से जरूर परिचित होंगे। जो इनके पुत्र थे रमाकांत मालवीय, उनके बारे में भी जब हम अध्ययन कर रहे थे आपके भील विद्रोह उस समय इनका नाम आया था। तो जो मदन मोहन मालवीय है उन्होंने 1918 के तो दिल्ली का जो कांग्रेस जो आपके अधिवेशन हुआ था 1918 में उसकी आपके अध्यक्षता की थी। 1918 के इस दिल्ली अधिवेशन में
विशेष तौर से जो राजपूताना का क्षेत्र है और इसके साथ में जो मध्य भारत का क्षेत्र है, इनकी जो रियासती जनता है, ये हम कह सकते हैं आपके इनके जो रियासती जो नेता हैं, ऐसे व्यक्तित्व जो रियासतों में कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी दिल्ली के अंदर होने वाले इस कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था। जैसे ही विद्यार्थी रियासती जो नेतृत्व करता है, दिल्ली के अंदर होने वाले इस कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो वहां पर वो कांग्रेस की कार्य प्रणाली को समझते हैं, उसके अंदर होने वाले संवादों को समझते हैं और समझने के बाद वो एक विचार निकालते हैं, विमर्श करते हैं कि कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की मांग को लोकप्रिय बना रही है, शासन के अंदर जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियासती जनता है, इस कार्य से आपके दूर हटती जा रही है। तो रियासत के अंतर्गत वहां के लोगों के अंदर उत्तरदायी शासन को लोकप्रिय बनाने के लिए, रियासती जनता को शासन में सहभागी बनाने के लिए भी एक संगठन की, एक संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो जो राजपूताना और मध्य भारत क्षेत्र के जो व्यक्तित्व है, कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, उनके अंदर एक विचार आया। जैसे यहाँ पर कुछ व्यक्तित्व के मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे आपने नाम सुना होंगे गणेश शंकर विद्यार्थी, इसके उपरांत आपके विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के बाद में जमुना लाल बजाज, आपने सारे नाम सुने होंगे, और गिरधर शर्मा, इनके बाद में आपके चांदकरण शारदा। ऐसे खूब सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस बात पर विचार विमर्श किया कि जो आपके रियासती क्षेत्र है, वहां पर भी हमें उत्तरदायी शासन की मांग करने के लिए कोई ना कोई संगठन खड़ा करना चाहिए। और गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, गिरधर शर्मा, चांदकरण शारदा, इनके अलावा और खूब सारे नाम हैं। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से इसी दिल्ली में जब कांग्रेस की बैठक हो रही थी, तो इसी दिल्ली में जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक पर जो आपके मारवाड़ी पुस्तकालय है, उस मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर एक नवीन संगठन का निर्माण किया। तारीख 1918 रहेगी। उसी संगठन को विद्यार्थियों आपके राजपूताना मध्य भारत सभा कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक बात यह स्पष्ट हो चुकी है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के नामक संगठन, इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई। जैसे रियासती व्यक्तित्व आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में जाते हैं और वहां पर फिर वो एक संगठन बनाने की आपकी कोशिश करते हैं जो रियासतों क्षेत्रों में कार्य करेगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत में तो पहले से इंडियन नेशनल कांग्रेस कार्य कर रही थी। तो अब रियासती क्षेत्र में कांग्रेस की एक प्रकार से सहयोगी संस्था के रूप में जिस नवीन संगठन को खड़ा किया जा रहा है, उसी का नाम था विद्यार्थियों राजपूताना मध्य भारत सभा। नाम ही क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें राजपूताना और मध्य भारत के जो आपके व्यक्तित्व है, उनका सबसे अधिक योगदान था और उसका कार्य क्षेत्र भी राजपूताना और मध्य भारत के आसपास था, इसलिए संस्था का नाम भी आपकी यही हो गया। ये सभा जब गठित हुई थी, तो इस सभा का जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं अध्यक्ष या जो सभापतित्व की जो भूमिका निभाने वाला काम आपके जमुनालाल बजाज ने किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी जब इस संगठन की स्थापना हो रही थी। और जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, जिनका प्रमुख कार्य क्षेत्र आपके कानपुर के आसपास था और जिन्होंने प्रताप समाचार पत्र निकाला था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी को इसका आपके उपाध्यक्ष बनाया गया। कई बार ऐसे जो प्रश्न होते हैं आपके, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें आपके पूछ लिए जाते हैं। और इस तरह से आपके जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में और गणेश शंकर विद्यार्थी जी की उपाध्यक्षता में इस आपके संगठन का आपके निर्माण हुआ था। लेकिन एक बात आप यहाँ ध्यान रखें विद्यार्थियों कि जमुनालाल बजाज और आपके कह सकते हैं कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, इनके नेतृत्व के अंतर्गत ये संगठन खड़ा हुआ है। तो इस संगठन का उद्देश्य क्या है? कई बार जो आपके आरपीसी जो आरएस जैसे एग्जाम होते हैं, लिखित एग्जाम होते हैं, वहां पर ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना रह जाती है कि जो आपके ये राजपूताना मध्य भारत सभा बनी है, आखिरकार इस संगठन के उद्देश्य क्या है। तो जो कुछ उद्देश्य हैं जो आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार इनको आप मन में रहेगा, आप पढ़ लोगे तो कम से कम कोई कथन कारण वाले जैसे प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव में या आरएस में जैसी परीक्षा में कोई लिखने वाला आपके उत्तर भी आपको अगर लिखना पड़े तो वहां आपके काम आएगा। तो इस संस्था का जो पहला उद्देश्य था वो यही था कि जो रियासती क्षेत्र है, उस रियासती क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की मांग करना। अब यहाँ पर विद्यार्थियों का नाम आया है उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन का मतलब ये होता है विद्यार्थी, जब कोई भी संस्था किसी क्षेत्र पर आपके शासन करती है, तो जो शासन करने वाली संस्था है वो कोई भी कार्य करे, कोई भी नीति का निर्माण करे, किसी प्रकार का नियम बनाए, कोई डिसीजन ले, तो उसके अंदर आपके जनता की सहभागिता होनी चाहिए, उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। हम कह सकते हैं एक प्रकार से वो संस्था जो शासन कर रही है वो जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। सामान्य अर्थों में जब शासन के अंतर्गत
आम जन को सहभागी बनाया जाएगा और वो सत्ता जो शासन कर रही है वो जनता के प्रति जवाबदेही होगी, अपने कार्यों के प्रति पारदर्शी होगी, तो उस प्रकार के शासन हम उत्तरदायी शासन कहते हैं। और ये रियासती जो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा है, रियासत में इसी प्रकार के शासन की आपके मांग करी थी। दूसरा जो हमारे रियासतों में जो अस्पृश्यता की जो आपके भावना है, जो एक प्रकार की कुप्रथा है, उसके रोकने का भी इसका एक उद्देश्य था। अर्थात ये संगठन राजनीतिक अधिकारों की बात कर रही है और सामाजिक सुधारों की बात कर रही है। तीसरा इसका उद्देश्य यह था कि ये आपके जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस के अंदर एक प्रकार से जो रियासती जनता है, उस रियासती जनता को सदस्य बनाना चाहती थी, क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ब्रिटिश प्रांतों में कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो मुख्य समस्या है वो रियासतों से जुड़ी हुई है। तो जो रियासती के जो आम जन है उसको हमें कांग्रेस से जोड़ना पड़ेगा, और कांग्रेस से जोड़ते जोड़ते हम खुद भी कांग्रेस के एक प्रकार से संगठन बनेंगे। और जब हमारे रियासती लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे तो जो रियासत के अंदर जो दुर्दशा हुई है आम जन की, उस दुर्दशा से कांग्रेस को या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अवगत कराएंगे। तो रियासती समस्याओं का समाधान विशेष रूप से करने के लिए, उन समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, अवगत कराने के लिए आपके जिस उद्देश्य को लेकर संगठन बना है, तो उनके कुछ आपके उद्देश्य मैंने बताए हैं। लिखित परीक्षा जो होती है उनमें से सवाल अक्सर पूछते हैं, और आजकल तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होता है उनमें कोई कथन वाले सवाल आ गए कि निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य राजपूताना मध्य भारत सभा के हैं। तो अगर आप केवल फैक्ट पढ़कर जाएंगे और ये इस प्रकार की जो अवधारणात्मक बात अगर आपने छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं प्रश्न हमारा वहां गलत होने की आपकी संभावना बनी रहेगी। एक विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ, इसको लेकर भी विद्यार्थी में कई बार आपकी कश्मकश बनी रहती है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय आपके कानपुर में स्थापित किया गया। इस बात को भी रटेंगे नहीं कि राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय कानपुर रखा गया है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कानपुर को ही क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले कानपुर रखने का कारण यह था कि जो इस संगठन के जिसकी उपाध्यक्षता की भूमिका निभा रहे थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी का जो कार्य क्षेत्र था विद्यार्थी वो कानपुर था। दूसरी बात, आपके जो मारवाड़ी जो पूंजीपति है, मारवाड़ी पूंजीपतियों का जो गढ़ था उस समय, वो गढ़ आपके कानपुर को माना गया था। और कानपुर के अंदर ही हमें सबसे अधिक जो श्रमिक और मजदूर दिखाई देते हैं, वो भी आपके एक प्रकार से श्रमिकों और मजदूरों का गढ़ भी आपके कानपुर था। और इन चीजों को देखते हुए ही, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी पहले से ही वहां पर कार्य कर रहे हैं, उनके समाचार पत्र का पहले से वहां पर भाव है कानपुर में, और राजस्थान के पूंजीपति कहीं ना कहीं उनका गढ़ उस समय कानपुर माना गया था, श्रमिकों मजदूरों का गढ़ कानपुर को माना गया था। इसलिए इस आपके संगठन का प्रारंभिक मुख्यालय कानपुर रखा गया था। बाद में इसका स्थानांतरण आपके अजमेर कर दिया गया था, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो इस संगठन का निर्माण कब हुआ हमने देख लिया, इस संगठन के निर्माण में किन किन आपके व्यक्तित्व का सहयोग रहा वो देख लिया, संगठन का निर्माण कहाँ हुआ है इसकी हमने जानकारी प्राप्त कर ली, संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय वहां रखने के पीछे क्या तर्क दिए गए थे वो हमने देखा है, और इस संगठन के जो प्रमुख उद्देश्य है, उद्देश्य कौन कौन से इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब विद्यार्थियों, एक यहाँ पर और आपके परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इस संगठन में कुछ अधिवेशन थे। अधिवेशन क्या होते हैं विद्यार्थियों के, कोई भी जब संगठन बनता है तो निश्चित आपके समय अंतराल पर अपनी बैठक आयोजित करता है। उस बैठक में होने वाले उस बैठक के अंतर्गत उस समय जो होने वाली घटनाएं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है, उस पर संवाद किया जाता है, समस्याओं से एक दूसरे को अवगत करवाया जाता है। तो जो ये आपके संगठन है, इस संगठन का जो पहला अधिवेशन है वो दिल्ली के अंदर ही हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस संगठन के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, तीसरे अधिवेशन को छोड़ दिया जाए तो सारे अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशनों को साथ ही होते थे, क्योंकि इसने अपना आपको कांग्रेस के एक प्रकार से सहयोगी संगठन ही मान लिया। तो इसका जो पहला अधिवेशन होता है दिल्ली में होता है, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1918 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गिरधर शर्मा जी ने की थी। नाम ये ज्यादा लोकप्रिय आपको नजर नहीं आता है, लेकिन अक्सर ऐसे ही प्रश्न परीक्षा पूछे जाते हैं जो हमें लोकप्रिय नजर नहीं आते, लेकिन उस समय उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो राजपूताना मध्य भारत सभा के जो पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में होने वाले इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके गिरधर शर्मा जी ने की थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा अधिवेशन भी कांग्रेस के साथ में हुआ था अमृतसर में, और यह अधिवेशन विद्यार्थियों आपके 1919 में हुआ था। यह अधिवेशन दूसरा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जो तीसरा अधिवेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका जो तीसरा अधिवेशन हुआ विद्यार्थी वो अजमेर में हुआ है, और यह आपके मार्च 1920 में हो गया है। कांग्रेस के अधिवेशन से पहले हो गया है। आपके जो अमृतसर वाला अधिवेशन है, जो दिल्ली वाला अधिवेशन है, वो तो कांग्रेस के साथ में होते हैं, लेकिन मार्च 1920 के अंदर अजमेर में कांग्रेस
इसका अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है विद्यार्थियों, वो जमुना लाल बजाज ने की थी। और इस अधिवेशन के अंदर दो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई, उसका आप ध्यान रखेंगे। इसी अधिवेशन में इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कानपुर से स्थानांतरित करते हुए कहां कर दिया गया, आपके अजमेर। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप राजस्थान के इतिहास में जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां एक बहुत ही लोकप्रिय नाम नजर आता है हमें, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जो क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में 1916 के बाद में उन्होंने संगठनात्मक रचनात्मक कार्य करने पर जोर दिया और किसान आंदोलन से जुड़ गए। आप ये भी पढ़ते हो कि विजय सिंह पथिक का प्रारंभिक नाम, मूल नाम भूप सिंह था। तो जो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन अजमेर में होता है, इसी अधिवेशन में जो विजय सिंह पथिक है, उन्होंने आपके उस रहस्य से पर्दा उठाया और उन्होंने ये बात बताई कि मैं ही भूप सिंह हूं जो वर्तमान में आपके विजय सिंह पथिक के रूप में आपके कार्य कर रहा हूं। तो जो आपके विजय सिंह पथिक है, उन्होंने अपनी जो पहचान है सार्वजनिक करने का काम जहां किया था वो था विद्यार्थी स्थान अजमेर था, जब आपके राजपूताना मध्य भारत सभा का आपके तीसरा अधिवेशन हो रहा था। और इसका जो चौथा अधिवेशन है वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस का जो आपके चौथा अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस के साथ में हुआ था और ये 1920 में हुआ था। और ये अधिवेशन आपके नागपुर में हुआ था, क्योंकि नागपुर के अंदर ही आपके कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस समय। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का भी जो चौथा अधिवेशन है वो आपके 1920 में नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने का जो आपके पहले डिसीजन लिया गया था वो आपके, एक आप नाम सुनते हो, एनसी केलकर, जिनका आपका पूरा नाम है नरसिंह चिंतामणि केलकर। एनसी केलकर को इसका अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो यहाँ पहुंच नहीं पाई, इसलिए इस चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता गणेश नारायण सोमानी जी ने की। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ में इसके अध्यक्ष तो आपके एनसी केलकर को बनाया गया था, लेकिन वो किस वजह से वहां पहुंच नहीं पाए, उसकी अध्यक्षता कर नहीं पाए, तो फिर अध्यक्ष करने का कार्य आपके गणेश नारायण सोमानी जी को दी गई थी। तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष गिरिधर शर्मा जी हो गए, तीसरे के आपके जनरल बजाज हो गए और चौथे के आपके गणेश नारायण सोमानी जी हो गए। अब ये चौथा जो अधिवेशन है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है चौथा अधिवेशन क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे डिसीजन लिए गए हैं। इस अधिवेशन के अंदर कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपके जो ये चौथा अधिवेशन आपके राजपूताना मध्य भारत सभा को हुआ है, इसके अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। जो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आपके बिजोली किसान आंदोलन चल रहा था, उस बिजोली किसान आंदोलन की दुर्दशा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए जो आपके राजस्थान सेवा संघ या फिर विजय सिंह पथिक है, उनके नेतृत्व में एक प्रदर्शनी लगाई गई और उस प्रदर्शनी को गांधी जी ने देखा और गांधी जी इस प्रदर्शनी को देखकर किसानों की दुर्दशा देखकर भावुक हुए और भावुक होने के बाद में उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि आपके राजपूताना के क्षेत्र में भेजा और इस संदेश के साथ भेजा कि आप जाइए और राजपूताना में जो किसानों की दुर्दशा है वो किस प्रकार से हुई, क्या उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जिस प्रतिनिधि को भेजा गया था उसका नाम था महादेव देसाई। महात्मा गांधी जी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनको भेजा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको याद रखेंगे। ऐसा ही हमने जब मोतीलाल तेजावत का नेतृत्व में 21 आंदोलन पड़ा था तो हमने वहां पर भी एक बात देखी थी कि वहां पर आपके जो आदिवासियों की दुर्दशा का पता लगाने के लिए महात्मा गांधी जी ने मणिलाल कोठारी को भेजा अपना संदेशवाहक बनाकर। तो यहाँ पर जब चौथा अधिवेशन हुआ था, जब किसानों की दुर्दशा पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो किसानों की दुर्दशा को देखकर जब गांधी जी भावुक हुए, द्रवित हुए, तब उन्होंने अपना एक, हम कह सकते हैं कि एक आपके दूत या संदेशवाहक आपको उस क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए भेजा और वो महादेव देसाई थे। इसी सम्मेलन के अंदर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसको एक प्रकार से कांग्रेस की सहयोगी संगठन मान लिया गया था। औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा है ये कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था है जो रियासती क्षेत्रों में काम करेगी, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत में कांग्रेस स्वयं कार्य कर रही थी और रियासती क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी इस संस्था को आपके दे दी गई। कांग्रेस ने इसी आपके सम्मेलन के अंतर्गत एक और बात आई थी कि कांग्रेस ने यहाँ पर एक प्रकार से अपील की थी भारतीय राजाओं से। वो अपील ये की गई थी कि राजाओं से अपील की गई थी कि वो शासन के अंतर्गत आम जन को आपके भागीदार बनाए। देखिए विद्यार्थी, इससे पहले कांग्रेस कभी भी रियासती क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं देती थी। उनका मानना था कि हमारा ध्यान, हमारी पूरी शक्ति ब्रिटिश प्रांत की ओर लगी रहनी चाहिए, वहां पर उत्तरदायी शासन की मांग हमें जोर से आपकी करनी चाहिए। लेकिन इस अधिवेशन में एक और बात देख रहे हैं, कांग्रेस अब कहीं ना कहीं भारतीय राजाओं से अपील कर रही है कि वे अपने रियासती क्षेत्र में आम लोगों को क्या करें, शासन में भागीदार बनाए। और इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने एक और निर्णय लिया कि जो रियासती जनता है उस रियासती जनता को कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बनने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। अब
रियासती व्यक्तित्व भी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये जो चौथा अधिवेशन जो नागपुर में हुआ है वो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, फिर 1920 का बाद में कांग्रेस की एक प्रकार से सहयोगी संस्था बन गई और फिर दोनों ने मिलकर आपके पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत राजनीतिक अधिकारों की एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो जिस प्रकार हमने राजपूताना मध्य भारत सभा पढ़ा है, मेरे हिसाब से मैंने आपको लगभग परीक्षा उपयोग जितने भी फैक्ट है, खूब सारे फैक्ट आ गए इसमें, जितने भी तथ्य है वो सारे मैंने बताने की कोशिश की है। और ये मैंने पढ़ाया कहाँ से है, तो मैंने जो हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तकें होती है मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ और उन्हीं का सारा लेकर मैंने आपको यहाँ पढ़ाने की कोशिश की है। अवधारणात्मक बातें भी की हैं और हमने तथ्यात्मक बातें भी की है। हमने सारी बातों सीखने का प्रयास किया है कि कैसे संस्था बनी है, कि संस्था का उद्देश्य रहा होगा, संस्था का आपके मुख्यालय कहाँ हुआ होगा, कौन कौन से अधिवेशन रहे होंगे, किस प्रकार से संस्था आपके कांग्रेस से जुड़ी है, वो सारी बात हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण हमारे यहाँ राजनीतिक संगठन हमें नजर आ रहा है वह विद्यार्थियों आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। हालांकि हम यहाँ पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर राजपूताना के क्षेत्र में होने वाले राजनीतिक संगठनों का अध्ययन करना है। लेकिन क्योंकि राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कहीं न कहीं एक प्रकार की प्रांतीय शाखा है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की, तो उस दृष्टिकोण से ये जो परिषद है अखिल भारतीय स्तर पर कैसे बनी है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। फिर हमारा ध्यान आपके राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की ओर जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, 1922 के आसपास आपके पूना के अंदर आपके रियासती जो हमारे कह सकते हैं क्षेत्र है उनसे जुड़े कुछ आपके जो नेता है उनकी एक बैठक होती है 1922 में पूना में। यहाँ पर जो नेता यहाँ सम्मिलित होते हैं उनके सामने आपके दो बातें उभर कर सामने आती है कि जो भारत है आपके दो आपके हम कह सकते हैं भागों बटा हुआ है, ब्रिटिश प्रांत वाला भारत और आपके रियासती भाग वाला आपके भारत। और ब्रिटिश प्रांत में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भूमिका निभाई रही है और रियासती विभाग में भी कई सारे छोटे छोटे संगठन बन चुके हैं, जैसे राजपूताना और मध्य भारत के लिए तो राजपूताना मध्य भारत सभा बन चुकी है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि पूरे भारतवर्ष का जो आपके रियासती क्षेत्र है उस संपूर्ण भारत क्षेत्र के रियासती क्षेत्र के लिए कोई एक अखिल स्तर का आपके संगठन नहीं है। राजपूताना मध्य भारत सभा बड़ा जरूर है 1918 में, लेकिन उसका जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित है। लेकिन पुणे में बैठक होने वाले जो कार्यकर्ता वो चाह रहे थे कि पूरे भारत का आपके जो रियासती क्षेत्र है उसके लिए एक ही संगठन होना चाहिए और वह संगठन आपके रियासती जनता के लिए कार्य करेगा। और जब ये पुणे के अंदर बैठक हुई जहां पर निर्णय लेने की सोची गई, उसके कुछ वर्षों के बाद 1926 में इसी बात का निष्कर्ष निकालने के लिए एक आपके समिति का गठन कर दिया गया। तो 1922 की पुणे की बैठक में तो विचार आया और 1926 के अंतर्गत उसी विचार को कार्य रूप में परिणित करने के लिए 1926 के अंदर एक समिति का गठन कर दिया। और इसी समिति के सुझाव के बाद में 17-18 दिसंबर 1927 को हमारे भारत स्तर पर रियासती जनता के लिए एक नया संगठन खड़ा हुआ और उस संगठन को ही विद्यार्थी हमें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि ताकि थोड़ी सी आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाए कि जिस संगठन को हम पढ़ रहे हैं आखिरकार उस संगठन का अस्तित्व आया कैसे। तो 1922 के अंतर्गत विचार उत्पन्न हुआ, 1926 के अंदर समिति का गठन हुआ और उसी समिति के सुझाव पर 17-18 दिसंबर 1927 को जिस रियासती क्षेत्र के लिए संगठन की स्थापना हुई पूरे भारतवर्ष के लिए, उसे हम बोलते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अब विद्यार्थियों, इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो पहली बैठक है वह बैठक विद्यार्थियों को करने का निर्णय लिया गया पुणे में, लेकिन बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस बैठक को पुणे में टाल दिया गया और पुणे से ही आपके नजदीक क्षेत्र एक और है आपके मुंबई, जिसे हम वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। और मुंबई के अंदर ही इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला आपके अधिवेशन होता है, एक प्रकार की बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले विद्यार्थियों जो व्यक्तित्व थे उनका नाम था आपके रामचंद्र राव। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जो हमारे पढ़ाई के दृष्टिकोण से जो लोकप्रिय व्यक्तित्व नहीं है, मैं पढ़ाई के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, उनके नाम देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा में आप विजय सिंह पत्ती का नाम पढ़ लेते हो, जमुनालाल बजाज का नाम पढ़ लेते हो, लेकिन जब वहां के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने की बात आती है तो वहां पर गिरधर शर्मा जी का नाम आता है। यहीं पर आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो पहली बैठक मुंबई में हुई है और
बैठक आपकी ये 17-18 को ही हुई है। और इस बैठक को आपके जो अध्यक्षता है, सभापतित्व करने का जब आपके नाम आता है तो नाम यहाँ पर हमें रामचंद्र राव जी को मिलता है। तो इस संगठन की जो पहले बैठक है उस बैठक की अध्यक्षता आपके रामचंद्र राव जी ने की थी। अब विद्यार्थी, जैसे ही कोई संगठन बढ़ता है तो उस संगठन के बनने के पीछे उसके कोई ना कोई आपके उद्देश्य होते हैं। तो इस संगठन के भी कुछ उद्देश्य थे। ये संगठन चाहता था कि जो रियासती क्षेत्र है उस रियासती क्षेत्र में जो शासक हैं उन शासकों के अधीन आपके उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। अब इसका क्या तात्पर्य हो गया? उत्तरदायी शासन हम सब पहले सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। ये जो आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, ये शासकों को उसके पद से हटाना नहीं चाहती। आप इस बात को समझेंगे कि ये जो लोक परिषद है वो चाह रही है कि जो आपके रियासती क्षेत्र है जहाँ शासक शासन कर रहे हैं वे अपने शासन में आम लोगों को सहभागी बनाए। ऐसा नहीं कि शासक अपनी सत्ता को छोड़ दे, वो यही नहीं चाह रहे हैं। वो इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं। वो तो केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि शासक जिस मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, शासक जिन मंत्रियों की सहायता से आपके शासन करते हैं, उसके अंदर आम लोगों को शामिल किया जाए, वहां की आम जनता को शामिल किया जाए, ताकि एक प्रकार से उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके, शासक आम लोगों की समस्याओं से जुड़ सके, उनकी समस्याओं को समझ सके। और जब आम लोग शासन से जुड़ेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान होने की संभावना ज्यादा बनी रहेगी। तो पहला तो उनका उद्देश्य यही था कि रियासती क्षेत्र में शासकों के अधीन ही उत्तरदायी आपके शासन की स्थापना की जाए। दूसरी इनकी मांग यह थी कि जो रियासती क्षेत्र है उस रियासती क्षेत्र में जो जनता के मूलभूत अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता, तो ऐसे मौलिक अधिकार वहां की जनता को आके दिए जाए। एक और यहाँ का इनका उद्देश्य बना वो ये कि जो रियासती क्षेत्र है वहां पर स्वतंत्र न्यायालय स्थापित किए जाए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं जो कार्यपालिका से जुड़े व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही न्यायपालिका से जुड़े आपके कार्य दे दिए जाते हैं। अब जो व्यक्ति मान लीजिए टैक्स वसूल करने जा रहा है, उसी व्यक्ति को टैक्स संबंध में कोई निर्णय देना हो तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आम लोगों को न्याय मिलने की संभावना आपके संभव नहीं। तो ये चाहते थे कि रियासती क्षेत्र में एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित हो सके, ताकि आम जन का जो न्याय है, आम जन को जो न्याय प्राप्त होता है वो सुलभ हो सके, वो सहज हो सके, उनके प्राकृतिक अधिकारों का हनन नहीं। तो जो हमारे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद उसके प्रारंभिक 3 उद्देश्य यही रहे हैं। और इसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्यकारिणी गठित की गई। अब कार्यकारिणी का मतलब होता है यहाँ पर विद्यार्थियों की जो ये संस्था है, ये जो भी डिसीजन लेगी उस डिसीजन को जो लागू करने का काम जो संस्था करेगी उसको बोलते हैं कार्यकारी संस्था। और इस कार्यकारिणी संस्था में राजस्थान के व्यक्तित्वों का भी अहम योगदान था। जैसे कि विद्यार्थियों हमारे विजय सिंह पथिक जी, विजय सिंह पथिक को इस कार्यकारिणी संस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों आपके उपाध्यक्ष बनाया गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था को उपाध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे? विद्यार्थियों आपके विजय सिंह पथिक निभा रहे, क्योंकि ये संस्था अखिल भारतीय स्तर पर बनी है। तो इस संस्था ने क्या किया कि जो राजपुताना और जो मध्य भारत सभा है, राजपुताना और जो आपके मध्य भारत सभा है उसके सचिव के रूप में जो आपके राम नारायण चौधरी है उनकी नियुक्ति की। तो जो राम नारायण चौधरी जी हैं उनको ये सचिव बनाए गए एक प्रकार से राजपुताना और मध्य भारत के क्षेत्र में इस परिषद के जो कार्य हैं उनको लागू करने के लिए। तो सचिव का पद भी आपके दिया जा रहा है और उपाध्यक्ष का पद भी दिया जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों आप देखोगे हमारे जय नारायण व्यास, कन्हैयालाल कलियंत्री, उनको भी इस कार्यकारिणी में आपके जगह दी गई थी। तो राजस्थान का हमें राजपुताना का प्रतिनिधित्व इस संस्था में निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो आपके पूरे अखिल भारतीय स्तर की संस्था है। अब समय से हुई कि इसी की प्रांतीय शाखा के रूप में आपके राजपुताना का अंदर भी एक संस्था स्थापित की जाए, ऐसा आपके मानना हुआ। जैसे विजय सिंह पथिक है, केशव सिंह आपके बारट है, राम नारायण चौधरी जी हैं, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसी की एक प्रांतीय शाखा आपके राजस्थान में स्थापित की जाए। और ऐसा हुआ भी 1928 के अंदर। ये तारीख आप याद रखेंगे, 1928 में इसी की एक आपके प्रांतीय शाखा स्थापित की गई और वह शाखा आपके अजमेर में स्थापित हुई थी। और उस शाखा का नाम था विद्यार्थियों राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। अब आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे कि आखिरकार जो राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद है वो किस प्रकार से स्थापित हुई है। तो पहले तो आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी है, उसकी कार्यकारिणी गठित हुई है, उसके कुछ निश्चित उद्देश्य आपके तय हुए हैं, और फिर उसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय शाखा के रूप में सन 1928 के अंतर्गत अजमेर के अंदर
जो आपके संगठन बना है उसे बोलते हैं राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। तो अब राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद तभी समझ पाएंगे जब हमने कुछ हद तक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमने देख लिया है। तो इसे जो आपका नया संगठन है, इसका जो मुख्यालय रखा गया है विद्यार्थियों, वे मुख्यालय आपके अजमेर में रखा गया है। और इसे के जो पहले जो अध्यक्ष या सभापति हैं, उनकी भूमिका विद्यार्थी आपके अमृतलाल सेठ निभाते हैं। फिर एक आपके ऐसा नाम आया जिसके बारे में बहुत कम सुनते हैं। यहाँ पर मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं, हमने 3 ऐसे नाम पढ़े हैं जिनको अक्सर हम आपकी लोकप्रिय नहीं मानते हैं। एक तो हमने पढ़ा था गिरधर शर्मा जी का नाम पढ़ा था, और गिरधर शर्मा जी के बाद हमने नाम पढ़ा था रामचंद्र राव जी का, और अब हम नाम पढ़ रहे हैं अमृतलाल सेठ का। जो हमने गिरधर शर्मा पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि दिल्ली के अंदर 1918 में जब राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता गिरधर शर्मा जी ने की थी। फिर हमने नाम पढ़ा था विद्यार्थी रामचंद्र राव का, और हमने ये नाम इसलिए पढ़ा था कि जो आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, उस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद पहली बैठक मुंबई में होती है, उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे आपके, वो रामचंद्र राव थे। और इसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की 1928 में स्थापित होने वाली प्रांतीय सभा राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद जो 1928 में अजमेर में स्थापित हो रही है, जिसकी स्थापना विजय सिंह प्रतीक, रामनारायण चौधरी और केसरी सिंह बारट जैसे व्यक्तित्व का योगदान रहा है। लेकिन उसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी, उसके सभापतित्व करने की जिम्मेदारी अमृतलाल सेठ को दी जा रही है। तो 3 नाम, और तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और ऐसे प्रश्न जो छुपे हुए प्रश्न हैं, जिनको हम एक प्रकार से गूढ़ प्रश्न बोल सकते हैं, ऐसे प्रश्न बनने की संभावना आपके अक्सर आपके बढ़ी रहती है। अब विद्यार्थियों, जो ये राजपूताना मध्य भारत सभा है, इस राजपूताना मध्य भारत सभा की कई आपके राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय सभाएं बन गई। जैसे जिस प्रकार अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद पूरे भारत के अंदर रियासती क्षेत्र को ध्यान रखेगी, उनके अंदर कार्य करेगी, लेकिन रियासती क्षेत्र बड़ा है, जाहिर सी बात है कि एक संस्था इतने बड़े क्षेत्र पर अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत नहीं कर सकती। तो केवल राजपूताना के लिए उसने क्या किया, एक नई संस्था बना दी, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। लेकिन राजपूताना के अंदर भी तो 19 रियासतें हैं, और एक संस्था 19 रियासतों की रियासती जनता की समस्याओं से अवगत नहीं हो सकती, उनका समाधान नहीं कर सकती। तो फिर राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की कई आपके क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित कर दी गई, जैसे मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, जैसे आपके बूंदी प्रजा परिषद, जैसे जैसलमेर प्रजा परिषद। इस प्रकार से छोटी छोटी आपके जो परिषदें बनी है, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार साथियों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद स्थापित हो गई है, और इसी की आपके प्रांतीय शाखा के रूप में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद स्थापित हुई है। और अगर इनकी तारीखों को एक बार फिर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये 1927 में स्थापित हुई है, और ये आपके 1928 में स्थापित हुई है। अब इसे राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की भी कई आपके क्षेत्रीय शाखाएं बनी है। उनमें जो 3-4 क्षेत्रीय शाखाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं से जुड़े ज्यादा सवाल आपके आते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रांतीय क्षेत्रीय शाखा बनी थी लोकप्रिय, उसका नाम था विद्यार्थियों मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। एक आप जब मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ोगे तो वहां एक और ऐसा संगठन पढ़ोगे, मारवाड़ लोक परिषद। ध्यान रखेंगे, मारवाड़ लोक परिषद अलग है और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद अलग है, दो अलग अलग संगठन है। हम जब मारवाड़ के अंदर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा वहां पर भी करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो विद्यार्थियों संगठन था आपके इसी के क्षेत्र में, वो था आपके जैसलमेर प्रजा परिषद, जैसलमेर प्रजा परिषद। और इसके बाद का जो अगला संगठन था उसका नाम था विद्यार्थियों आपके बूंदी प्रजा परिषद, बूंदी प्रजा परिषद। और जो एक और महत्वपूर्ण है उनका नाम आपके बीकानेर राज्य लोक परिषद। इस प्रकार से आपके जो 4 क्षेत्रीय संगठन है उनका भी नाम याद रखेंगे। कहीं ना कहीं आपके इनके नाम भी जुड़े हुए होते हैं, इनसे भी अक्सर आपके प्रश्न परीक्षा पूछ लेते हैं। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थी वो है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। कि आखिरकार ये मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद कैसे बना, उसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारियां देख लेते हैं। 1929 में जब मारवाड़ के अंतर्गत जब आपके भंवरलाल सराफ हो गए, आपके इसके बाद जनरल व्यास हो गए, जैसे व्यक्तित्व चमक रहे थे, तो उन्होंने राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की क्षेत्रीय शाखा के रूप में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। तो एक तो यहाँ पर बात क्लियर होनी चाहिए कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, वही उद्देश्य जो अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के थे। तो उनको वापस यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सामान्य सी बातें, उतरते शासन की मांग करना, जनता के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करना, वैसे आपके खूब सारे इनके उद्देश्य रहे थे।
और 1929 के अंदर ही ये अपना पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन आपके जोधपुर में करना चाहते हैं। लेकिन उस समय जोधपुर के जो शासक थे उमेद सिंह, और जो उनके जो प्रमुख आपके हम कह सकते सलाहकार है एक प्रकार से वे हैं विद्यार्थी डोनाल्ड फील्ड। अब डोनाल्ड फील्ड और उमेश सिंह जी चाह रहे हैं कि उनके मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं हो, क्योंकि मारवाड़ में होने वाली प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि कहीं न कहीं डोनाल्ड फील्ड या आपके उमेद सिंह के शासन को प्रभावित करेगी। तो कोई भी शासक नहीं चाहेगा कि उनके क्षेत्र में कोई राजनीतिक गतिविधि हो। तो इसलिए डोनाल्ड फील्ड और आपके जो उमेश सिंह जी उन्होंने जोधपुर में जो होने वाला जो पहला अधिवेशन हुआ नहीं होने वाला था उस पर रोक लगा दी। न केवल रोक लगा दी बल्कि जो जयनारायण व्यास है, इसके बाद में भंवरलाल सराफे और आनंदराज सुराणा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी सी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, एक प्रकार से उनको नजरबंद किया गया है। जो पहला नाम है विद्यार्थियों वे है आपके जयनारायण व्यास। इसके बाद में जो दूसरा नाम आता है वो है विद्यार्थी आनंदराज सुराणा। और हालांकि जब हम मारवाड़ के किसान जो आपके प्रजातंत्र आंदोलन पढ़ेंगे तो इनके नाम और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, और उसके बाद में जो अगला नाम आता है वो है भंवरलाल सराफ। और इन तीनों को आपके एक प्रकार से नजरबंद कर दिया गया ताकि मारवाड़ रियासत के अंतर्गत किसी प्रकार के आपके कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं हो पाए। भंवरलाल सराफ को आपके नागौर के अंदर नजरबंद किया गया। जयनारायण व्यास को डीडवाना के अंदर एक क्षेत्र है विद्यार्थी दौलतपुरा, वहां आपके नजरबंद किया गया। हालांकि ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना कम रहती है, लेकिन क्योंकि ये जुड़े हुए आपस में इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और जो आपके आनंदराज सुराणा है इनको आपके जो गिराव क्षेत्र है बाड़मेर का, वहां इनको आपके नजरबंद किया गया। तीनों को अलग अलग स्थानों पर नजरबंद कर दिया गया ताकि ये संयुक्त होकर किसी प्रकार के कोई राजनीतिक गतिविधि को बढ़ावा नहीं दे सके। तो इस प्रकार से मारवाड़ देश राज्य लोक परिषद का जो पहला अधिवेशन आपके जोधपुर में होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। और बाद में यही अधिवेशन आप ध्यान रखेंगे 1931 को जाकर आपके पुष्कर में हुआ था। तो और इस जो पुष्कर में जो आपके अधिवेशन हुआ है ये बड़ा लोकप्रिय है और कई सारे गाइडों में कई सारे आपके अपने नोट्स में नाम पढ़ते हो। जो आपके पुष्कर में अधिवेशन हुआ 1931 में, इसकी जो अध्यक्षता करने की जो कार्य किया विद्यार्थियों वो चांदकरण शारदा जी ने की। ये आप ध्यान रखेंगे। तो 1931 में पुष्कर के अंतर्गत मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन हुआ है उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम चांदकरण शारदा जी ने किया, ये तो अध्यक्ष हो गए। और यहाँ पर जो सचिव की भूमिका निभाई है वह आपके जयनारायण व्यास जी थे। जयनारायण व्यास जी को यहाँ पर आपके सचिव बनाया गया। लेकिन जो परीक्षा की ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है, एक क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व ने भाग लिया। इस पुष्कर में होने वाले सम्मेलन में हमें कस्तूरबा गांधी, कई बार इनका सवाल पूछा गया। कस्तूरबा गांधी, इसके बाद में काका कालेलकर, और इनके साथ में मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी हमने नाम सुना था जब मोतीलाल तेजावत और महात्मा गांधी जी के बीच में थोड़ी सी आपके हम कह सकते हैं कि संशयवादी भावना आपको उत्पन्न हो गई थी। तो बाद में महात्मा गांधी जी ने भीलों की स्थिति का पता लगाने के लिए मणिलाल कोठारी को अपना दूत बनाकर भेजा था। तो जो मणिलाल कोठारी है और जो काका कालेलकर है और जो कस्तूरबा गांधी है, इन तीनों ने 1931 में पुष्कर में होने वाले जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है उसके अधिवेशन में भाग लिया था। तो कहाँ अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, कहाँ उनकी अधीनस्थ संस्था देशी राज्य लोक परिषद, कहाँ आपकी फिर आपके मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। बच्चे क्या करते हैं, कभी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को पढ़ते हैं, कभी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की ओर जाते हैं और फिर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद को पढ़ते हैं। तब तक उनके अंदर वो इंटरलिंक नहीं कर पाते, सारी चीजों को आपस में जोड़ नहीं पाते, जबकि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। बच्चे केवल इस बात को रट लेंगे कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन पुष्कर में हुआ था, 3 व्यक्तित्व ने भाग लिया राष्ट्रीय स्तर के, पर ये कभी सोचा ही नहीं कि जब संगठन आपके मारवाड़ बना तो अधिवेशन पुष्कर में क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे कहीं ना कोई रीजन होगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। वो कारण यही था कि उमेद सिंह जी और डोनाल्ड फील्ड ये नहीं चाहते थे कि वहां ये सम्मेलन हो, और वो सम्मेलन करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हीं को नजरबंद कर दिया गया, तो सम्मेलन कैसे होगा। और क्योंकि अजमेर उसका आसपास क्षेत्र चीफ कमिश्नरी प्रांत था, वहां रियासती शासन की इतनी आपके कह सकते हैं दखलंदाजी नहीं थी। इसलिए आप देखते हो राजस्थान के कई सारे संगठन अजमेर में बनते हैं। आप देखोगे राजपूताना मध्य भारत सभा के मुख्यालय भी अजमेर बनाया गया था। राजस्थान से निकलने वाले जितने भी समाचार पत्र है उसमें से 80% समाचार पत्र अजमेर से ही निकलते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश आपके एक प्रकार का क्षेत्र था जहां राजपूताना के शासकों को कोई नियंत्रण नहीं था। तो अगर राजपूताना के शासकों की आलोचना करनी है तो वो आलोचना आपके अजमेर से होती थी। तो इस प्रकार से तो पहला सम्मेलन हुआ वो आपके पुष्कर में हुआ है, चांदकरण शारदा जी की अध्यक्षता में। सचिव आपके जयनारायण व्यास जी को बनाया है।
और राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर और मणिलाल कोठारी ने यहाँ पर आपके भाग लिया है। तो ये आपको बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो विद्यार्थी जैसलमेर प्रजा परिषद है, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। 1939 में शुरू आपने का नाम सुना होगा शिवशंकर गोपा। जब आप जैसलमेर प्रजा मंडल पढ़ते हैं तो इनका नाम आता है। 1939 में शिवशंकर गोपा जी ने ये आपके जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। जो बूंदी प्रजा परिषद, ये आप है बूंदी राज्य लोक परिषद भी बोल सकते हैं। बूंदी राज्य जो लोक परिषद है उसकी स्थापना 1944 के अंदर विद्यार्थी, 1944 के अंदर दो नाम आप याद रखेंगे। एक तो आपके ऋषिदत्त मेहता और हरि मोहन महतो, इन दोनों ने मिलकर आपके 1944 के अंदर आपके बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। और अंत में जो हमारे बच गए हैं बीकानेर राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना विद्यार्थियों 1942 के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे आपके रघुवर दयाल गोयल। इनके नाम तो जब आप बूंदी रघुवर दयाल गोयल, इनका नाम तो जब आप बीकानेर राज्य के प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं तो इनका नाम खूब आता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके सबसे पहले जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, उसके बाद में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, और फिर राजपूताना की जो देशी राज्य लोक परिषद है उसकी क्षेत्रीय एक प्रकार शाखाओं के रूप में हमने मारवाड़ लोक परिषद, जैसलमेर प्रजा परिषद, बूंदी राज्य लोक परिषद और बीकानेर राज्य लोक परिषद बारे में चर्चा की है। अब इसके अलावा भी खूब सारे संगठन हैं। वे संगठन विद्यार्थी जब हम एक एक करके रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तो उस समय उन रियासतों के अंदर बनने वाले जो आपके संगठन है, राजनीतिक संगठन, उनकी चर्चा हम वहां करेंगे। यहाँ तो हमने अभी तक दो ही संगठनों की चर्चा की है। एक तो आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और उसकी शाखाएं, और दूसरी हमने राजपूताना मध्य भारत सभा। तीसरा जो हमारा राजनीतिक संगठन बन चुका है, जो उस समय बड़ी चर्चा में था, आज भी हमारे एग्जाम की दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, राजस्थान सेवा संघ। उसको हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक अलग से टॉपिक बन जाता है। कैसे राजस्थान सेवा संघ बना है, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, कौन कौन से व्यक्तित्व उससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से आंदोलन उन्होंने किए हैं, किन किन आंदोलनों में उनकी सहभागिता रही है। इसके बाद में जो उस संगठन ने कौन कौन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है, वो सारी बातें, और उसका हमारे राजस्थान की राजनीति में, तत्कालीन राजनीति में क्या प्रभाव रहा था, उन सारी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उसको हम अगली क्लास में लेकर आएंगे और अगली क्लास में हम फिर बड़ी अच्छी तरीके से राजस्थान सेवा संघ का अध्ययन करेंगे। तब तक आप जो दो संगठन हमने यहाँ पढ़े हैं उनका अच्छे से अध्ययन कीजिए। अगली क्लास को हम फिर से एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।